देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी वर्षाकालीन सत्र के दौरान ये हमारे देश की परंपरा रही है, जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंत्रिमंडल के साथियों का परिचय लोकसभा एवं राज्यसभा के माध्यम से देश की जनता को कराया जाता है। लेकिन आप सभी ने देखा विपक्ष ने किस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का वहां पर प्रदर्शन करते हुए हमारे नए मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी के सांसदों को मंत्री बनाया गया, अनुसूचित जाति के 12 सांसदों को मंत्री बनाया गया, अनुसूचित जनजाति के 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया। मातृशक्ति हमारी यहां पर बैठी है, 11 महिला सांसदों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाकर उनको सम्मान दिया। लेकिन जब वो परिचय करने के लिए वहां पर खड़े हुए तो विपक्ष ने लगातार शोर शराबा करके इन मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया, न लोकसभा में होने दिया, न राज्यसभा में होने दिया। सारे देश के जो ओबीसी समुदाय है, ओबीसी समुदाय को मैं इस बात को लेकर काफी आक्रोश का भाव वो देखने को मिला। अनुसूचित जाति समाज के जिन सांसदों को मंत्री बनाया गया था उनको परिचय नहीं होने दिया। इस बात को लेकर सारा अनुसूचित जाति समाज में काफी आक्रोश है कि हमारे सांसद बनाए गए, मंत्री बनाए गए, उनका परिचय नहीं होने दिया। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हमारे आदिवासी वर्ग के जिन बंधुओं को मंत्री बनाया गया, उस वर्ग के लोगों में कि हमारे वर्ग के लोग बहुत सीधे साधे सरल लोगों को देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री पद का सम्मान दिया, लेकिन विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया। हमारे पूरे देश की मातृशक्ति में इस बात को लेकर काफी गंभीर आक्रोश। आदरणीय मोदी जी ने 11 बहनों को मंत्री बनाया, लेकिन विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया। विपक्ष कोई काम कर नहीं रहा है, वो सरकार को काम करने नहीं दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री बनाए गए हैं, विपक्ष ने भले ही लोकसभा और राज्यसभा में उनका परिचय नहीं होने दिया। सभी मंत्री जनता के बीच में जाएंगे, जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे, इन सारे वर्ग के बंधुओं के बीच में जाएंगे, बहनों के बीच में जाएंगे और जाकर उनका जन आशीर्वाद लेने के लिए पूरे देश में मंत्रीगण भ्रमण करके जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। जनता का आशीर्वाद लेने से विपक्ष हमको रोक नहीं सकता है। लोकसभा में 25-26 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा है। सामान्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 13 महीने की सरकार बनी थी, तब भी मैं उनके साथ में सांसद था। फिर 18 महीने की सरकार बनी, उसमें समय भी मैं उनके साथ सांसद था। 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, हम विपक्ष के रूप में भी, हम सांसद के रूप में वहां पर थे। लेकिन जैसा दृश्य इस बार की लोकसभा में देखने को मिला, राज्यसभा में देखने को मिला, लोकसभा के स्पीकर की जो चेयर होती है, चेयर के सामने नीचे लोकसभा के अधिकारी बैठते हैं, उनके आगे रिपोर्टर बैठते हैं। राज्यसभा में भी ऐसे होता है, उपसभापति महोदय सामने बैठते हैं, नीचे टेबल पर राज्यसभा के अधिकारी और रिपोर्टर वहां पर बैठते हैं। विपक्ष ने पूरे सत्र के दौरान शोर शराबे से और कार्रवाई को चलने नहीं दिया। केवल शोर शराबा, नारेबाजी नहीं, जो रिपोर्टर बैठते हैं उनके कागज छीनकर फाड़कर और स्पीकर की सीट की ओर फेंकने का काम किया। राज्यसभा में एक दिन रजिस्टर उठाकर और रजिस्टर फाड़कर उनको भी चेयर की तरफ फेंका गया। इससे भी एक कदम हमने जो कभी नहीं देखा, जो स्पीकर के आगे जो टेबल होती है, राज्यसभा में विपक्ष के लोग सांसद उस पर चढ़े और जिस तरह का प्रदर्शन किया, इस तरह का संविधान को, हमारे सदन को शर्मसार करने का इससे पहले कभी ऐसा दिन देखा नहीं गया।
सामान्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के विपक्ष के नेता थे, हम लोगों का भी कई मुद्दों पर लेकर विरोधाभास होता था, हम लोग विरोध भी दर्ज कराते थे। लेकिन क्या मजाल है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहते सत्ता पक्ष को जाने का हम लोग साहस नहीं करें। जरा सी नजरें सामान्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की तिरछी हो जाती थी तो किसी सांसद का इतना साहस नहीं होता था कि विपक्ष की लाइन से उस सीमा रेखा को क्रॉस करके सत्ता पक्ष के मंत्रियों के आगे जाकर खड़े होते। लेकिन आप देखते हैं कि न केवल वहां जाकर सबसे पहले खड़े होते हैं, बल्कि तख्ती लेकर कोई सांसद अगर बोल रहा है, कोई मंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं, उनके चेहरे के आगे उस तख्तियां लगाने का काम भी और विपक्ष के द्वारा किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने, हमने बार बार इस बात को कहा, आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, हम हर मुद्दों पर बहस कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उनका एजेंडा सिर्फ विरोध कराने तक ही सीमित था। वो जानते थे कि अगर चर्चा होगी, चर्चा में जब बहस होगी, तो बहस के दौरान उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे और इसलिए मुद्दा विहीन राजनीति करने के कारण विपक्ष इस बात का साहस नहीं कर पा रहा था कि सत्ता पक्ष के द्वारा आह्वान करने पर भी और विपक्ष सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। 2004 से 14 के बीच में 10 वर्ष की जो कांग्रेस की सरकार रही, वो आपने देखा, आजादी का 75वां वर्ष हमने बनाया। इन 75 वर्षों में से लगभग 55-56 साल तक जिस राजनीतिक दल में देश की सत्ता की बागडोर संभाली, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, और एक ही परिवार की कई पीढ़ियों ने देश में शासन किया, जब चुनाव आता था तो हर चुनाव में नारा दिया जाता था चुनाव के पहले, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। एक चुनाव हो गया गरीबी हटाओ, दूसरा चुनाव हो गया गरीबी हटाओ, तीसरा चुनाव होगा गरीबी हटाओ। लेकिन वो गरीबी हटाने के लिए कोई एक कदम भी नहीं उठाई गई, एक योजना नहीं बनाई गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में पहली बार, लोकतंत्र के मंदिर की तरफ जब उनके कदम बढ़े, तो अपना कदम सीढ़ियों पर बढ़ाने के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना माथा झुकाकर उस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर का सम्मान करके फिर उसमें कदम बढ़ाने की पहल की। लोकतंत्र के मंदिर में भीतर जाकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने इस बात का आह्वान किया, ये गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार। और केवल नारों के रूप में नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री उजाला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कितनी योजनाओं की बात की जाए। सारी योजनाएं आप सब जानते हैं। योजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम करने के लिए भी आप लोगों जनता के बीच में गए। अकेले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से 19 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने देश भर में, जिसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब को मुफ्त इलाज मिलता है, इस योजना का लाभ उठाया। 56 साल तक राज किया, मन में कभी विचार नहीं आया। हमारी बहनें यहां पर बैठी हैं, कल जबलपुर में हमारी यात्रा थी, नगर में हम लोग सारे रास्तों पर जब वहां पर जा रहे थे, मैंने कई स्थानों पर देखा, हमारी मातृशक्ति ने नगर में कई स्थानों पर, और वहां पर मंच बनाकर इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने की भव्य तैयारियां की थी और बहुत जोर, उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ में पुष्प वर्षा करके जन आशीर्वाद यात्रा का जहां एक और स्वागत किया, वहीं एक स्थान पर बहनों ने, और वहां पर हम लोगों को राखी बांधने का आग्रह किया। उन बहनों ने जो राखियां बांधी, वो राखियों पर लिखा था प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरी राखी पर लिखा था प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, तीसरी राखी पर लिखा था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चौथी राखी पर लिखा था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत। मेरे एक हाथ भर गया, फिर दूसरे हाथ में शुरू किया, दूसरा हाथ भी भर गया। अब मैंने बहनों से कहा, मैंने आपकी सारी योजनाओं का संदेश मैंने इस राखियों के माध्यम से मैं समाज को देना चाहता हूं। उन बहनों ने कहा, भैया हम लोग यहां पर हैं,
हम लोग दिल्ली वहां पर नहीं जा सकते हैं, सारी बहनें दिल्ली नहीं जा सकती, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं बच सकते, लेकिन आपके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहते हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि देश भर में जो मातृशक्ति के बीच में संदेश गया है 11 बहनों को मंत्री बनाने से, उसके कारण से सारी मातृशक्ति में एक उत्साह का भाव आया। लेकिन जब उनका परिचय नहीं होने दिया तो बहनें इस यात्रा का स्वागत करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सब लोगों के बीच में आई। ये जो राखियां बांधी थी, उन्होंने कहा राखियां हमने आपको बांधी, आशीर्वाद आपके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं, जिन्होंने मातृशक्ति को इतना सम्मान देने का काम किया। हमारी बहनों ने महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से देश भर के अलग अलग राज्यों में, उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हर राज्य में ये महिलाओं के स्व सहायता समूह बने हुए हैं। हमारी बहनें इन स्व सहायता समूह के माध्यम से बहुत सारी चीजों का निर्माण करती हैं, लेकिन निर्माण होने के बाद उनको व्यापक रूप से बाजार की उपलब्धता नहीं हो पाती। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करवाया। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी बहनें, उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं वो न केवल प्रदेश में बल्कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से और साथ ही साथ देश के साथ ही साथ विदेशों में भी हमारे देश की मातृशक्ति की महिला स्व सहायता समूह की बहनों का द्वारा निर्मित वस्तुओं का विदेशों में भी विक्रय करने के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। इससे हमारी मातृशक्ति के जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में जो है वृद्धि होगी, वो अपने परिवार की देखभाल में और भी ज्यादा व्यापकता के साथ में, सक्षमता के साथ में योगदान दे सकेगी। कोविड काल के दौरान स्टार्टअप योजना के माध्यम से हजारों हजार नौजवानों ने और हजारों हजार करोड़ रुपए का काम इस स्टार्टअप योजना के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल अपना काम को आगे बढ़ाया बल्कि इस योजना के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में उन लोगों को रोजगार देने की भी पहल की। इस स्टार्टअप कोविड काल के दौरान हमने देखा वैक्सीनेशन की जो स्थितियां इस बार देखने को मिली। 2 महीने पहले तक हमारे पदाधिकारी यहां पर बैठे, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं। आप सब क्या दृश्य देखते थे जब आप गांव में जाते थे? स्वास्थ्य विभाग के हमारे कार्यकर्ता जाते थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जाती थी, एएनएम जाती थी, हमारी सुपरवाइजर जाते थे। क्या दृश्य होता था? दरवाजे बंद कर लेते थे, वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं होते थे। कहीं कहीं पर स्वास्थ्य विभाग के हमारे नर्सों को, एएनएम को और हमारे सुपरवाइजर को और अपमान भी सहन करना पड़ता था। विपक्ष किस तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहा था? विपक्ष एक और वैक्सीनेशन के संबंध में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कोविड के संकट के दौरान जब लोगों को आवश्यकता थी, गरीब लोगों को जब आवश्यकता थी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से न केवल जरूरतमंद लोगों पर सूखे राशन की किट पहुंचाई, उनके परिवारों में भोजन के पैकेट पहुंचाने का काम किया। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आयुष विभाग के द्वारा जो आयुष के काढ़े के पैकेट बांटने का काम शुरू किया, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने किया। विपक्ष का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता उस समय नजर नहीं आ रहा था। केवल आलोचना प्रत्यालोचना तक सीमित अपने काम को करके, जब देश संकट में होता है तो देश में संकट के समय समाज की भी ये जिम्मेवारी होती है कि जो सक्षम लोग हैं वो आगे आए और ऐसे लोगों को मदद करने के लिए आगे आए जिनके लिए सही मायने में आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस समय भी, अभी जब सेवा ही संगठन का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जाकर, नगर में घर घर जाकर, गरीब लोगों के बीच में जाकर उनको मदद करने के लिए आगे बढ़े। सरकार ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मुफ्त राशन योजना के माध्यम से इन परिवारों को दीपावली तक मुफ्त राशन देने की योजना को आगे बढ़ाया। स्ट्रीट वेंडर्स को जो 10-10 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराने की पहल की गई, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष लगातार जो है ना नकारात्मक बातें फैलाने का काम कर रहा था, वैक्सीनेशन के संबंध में तरह तरह की भ्रांतियां खड़ी करने का प्रयास कर रहा था। और अभी 25-26 तारीख को जब विशेष वैक्सीनेशन का अभियान चला, मैंने देखा हम जिस वैक्सीनेशन केंद्र पर हम जा रहे थे, भीड़ लगी हुई है वहां पर। सुबह से लेकर शाम तक जिसने पहला डोज ले लिया वो दूसरा वैक्सीनेशन का डोज लेने के लिए आगे आ रहे हैं।
ये दुनिया में इस समय वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम अगर कहीं चल रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सितंबर में 18 से 20 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन ये देश करेगा। अक्टूबर में 25 से 30 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन हमारे देश में होगा। और इस तरह से हम वैक्सीनेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में जो बुजुर्ग हैं उनको इस बात का ध्यान होगा, जब पोलियो का वैक्सीनेशन का दौर आया था दुनिया भर के छोटे बड़े राष्ट्रों में वो पोलियो का वैक्सीनेशन हो गया था, लेकिन हमारे यहां 3 साल के बाद हमारे यहां वो पोलियो का वैक्सीनेशन यहां पर हमारे यहां प्रारंभ हो पाया था। लेकिन ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व में हमने कोविड के दौरान इस वैक्सीनेशन में न केवल अपने देश में निर्मित वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया, इस देश के वैज्ञानिकों को, इस देश के चिकित्सकों को, उनको जो है ना प्रोत्साहित करके हमारे देश में ही वैक्सीनेशन का निर्माण हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस तरह के प्रोत्साहन भरे कदमों से आज हम वैक्सीनेशन की दिशा में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। कोविड के दौरान 70 रूटों पर किसान रेलें चलाई गई। ये किसान रेलों के माध्यम से किसान के द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुएं, ऐसी सामग्री जो शीघ्र संशोधित होने वाली है, उसको शीघ्र दूरगति वाली ट्रेनों के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों की राजधानियों में, बड़े शहरों में पहुंचाकर हमारा किसान अपनी वस्तुओं को शीघ्र बेच सके और तत्काल उसका लाभ ले सके। आजादी का 75वां वर्षगांठ हमने मनाया। 2047 में हमारा देश 100वां वर्षगांठ मनाएगा। 75 माह में 75 वंदे मातरम, 75 सप्ताह में 75 वंदे मातरम एक्सप्रेस जो देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करेंगे। ये वंदे मातरम एक्सप्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व में ये चलाई जाने वाली है 75 सप्ताह में। ये देश प्रगति की ओर बढ़ने वाला देश है। 2014 के पहले का भारत हमने देखा और 2014 के बाद का भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस आत्मनिर्भरता के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें समाज की भी भागीदारी बहुत आवश्यक है। मित्रों, इन सारी बातों को लेकर हम ऊर्जा के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपए का ऊर्जा आयात पर हमारा खर्च होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ऊर्जा आयात पर जो पैसा खर्च होता है, हम 100वीं वर्षगांठ के पहले और ऊर्जा आयात पर होने वाले लाखों करोड़ रुपए का जो खर्च है, इसको बचाकर देश की जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं में इस पैसे को लगाया जाएगा, उसका सदुपयोग वहां पर किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के माध्यम से राज्यों में उनके मातृभाषा में गांव का बेटा, गांव की बेटी जब अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगी, उसकी प्रतिभा को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। वो और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से समाज के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जब हमारे देश में इसके पहले हथियारों की बात आती थी, हम विदेशों से हथियारों का आयात किया करते थे। अब हमारा देश न केवल अत्याधुनिक हथियार यहां पर बना रहा है, बल्कि आधुनिक हथियारों के साथ साथ पनडुब्बी का निर्माण, लड़ाकू विमानों का निर्माण भी आज हमारे देश में होने लगा है। देश के वैज्ञानिकों को इस दिशा में प्रोत्साहित करके, अनुसंधानकर्ताओं को इस दिशा में प्रेरित करके कि हमारे देश में ही लड़ाकू विमान बने, हमारे देश में ही पनडुब्बी बने, हमारे देश में अत्याधुनिक हथियार बने, और इस दिशा में प्रोत्साहित करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष देश के गतिशीलता के साथ में बढ़ते इन कदमों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के संबंध में सिर्फ आलोचना करने के अलावा दूसरा एजेंडा विपक्ष का नहीं है। मैं तो ये जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में हमको जाना है। मैं 19 तारीख से लगातार चल रहा हूं। अभी हम लोग को हटा होते हुए किशनगढ़ से बिजावर जाना है और वहां से टीकमगढ़ जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इस बार का 15 अगस्त का भाषण आप सबने अगर ध्यान से सुना होगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से 100 लाख करोड़ रुपए का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। ये 100 लाख करोड़ रुपए का रोडमैप जो तैयार हो रहा है गति शक्ति योजना में, इसमें रेलवे के लिए, इसमें सड़कों के लिए, इसमें औद्योगिकरण के लिए और प्रभावी रूप से योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें विकास के साथ ही साथ लाखों की संख्या में नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 2047 में जब ये देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा और उस समय जो प्रधानमंत्री जिन सिद्धियों का उल्लेख वहां पर करेंगे, वो सारे का सारे संकल्प आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संकल्प लिए जा रहे हैं, आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर जब वो संकल्प सिद्धियों में बढ़ेंगे, जिनका उल्लेख तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, वो सारी की सारी सिद्धियां वही होंगी जो आज संकल्प लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, जैसे हमारे अभिलाष पांडे जी ने बताया, एक एक कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन पार्टी में होता है। कार्यकर्ता जो भी काम करता है उसकी बारीकी से उस पर नजर रखने का काम संगठन के द्वारा किया जाता है। मैं बहुत साधारण परिवार से, सागर, दमोई, तेजगढ़, जबलपुर, जबेरा, कटंगी, ये मेरा अपना क्षेत्र है। मेरी सारी रिश्तेदारियां भी यही हैं। दमोई के साथ तो हमारा गहरा नाता है। जब हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में आते थे तो नारायण पेटर मामा जी के हम लोग 15-20 दिन यहां पर दमोई में निकाला करते थे। पैदल दौड़ते जा रहे हैं जटाशंकर जी पर, शहर की दमोई की गलियों में यहां पर हम लोग घूमा करते थे और काफी यहां पर परिवार के लोगों से हमारा नाता भी रहा। हटा में हमारी सारी रिश्तेदारियां, जबेरा में, कटंगी में सारी रिश्तेदारियां। बहुत साधारण परिवार से निकल के हम आए। एक साधारण कार्यकर्ता 7 बार लगातार लोकसभा में जीतकर पहुंचता है, वो अपने कारण नहीं जीतकर पहुंचता है। जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो या सांसद हो, इनको जिताने वाला संगठन होता है। संगठन का एक एक कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता ही से संगठन सक्षम होता है। और जब संगठन सक्षम होता है तो अनेकों विधायक बनते हैं, अनेकों सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, महापौर बनते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं। आपके हर कार्य पर संगठन की नजर होती है। मैं इतने साधारण परिवार से निकल के आया कि जब मैं पढ़ता था तो मेरी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी और वो भी पक्की दुकान नहीं थी, कच्ची सड़क पर बैठते थे। वहां से अपनी सामाजिक राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करते हुए विद्यार्थी परिषद का मैं जिला संयोजक था, संघ का मुख्य शिक्षक भी था। आपातकाल लगा, 17 माह तक जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि विचारधारा से समझौता नहीं किया। कार्यकर्ता काम करता है विचारधारा के लिए। उस सारे संघर्ष के बाद भी हमने विचारधारा से समझौता नहीं किया। मेरी दीदी भोपाल में पढ़ती थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बेटी उनके साथ में पढ़ती थी। उस दीदी ने मैंने हमसे कहा कि भैया आप ऐसा लिख के दे दो। बाबूजी ने कहा है छुड़वा देंगे। मैंने कहा बहन जी, मैंने जिस परिवार में जन्म लिया है उसमें विचारधारा के लिए समर्पित हो जाने का भाव सिखाया है कि सिर तो कटा लेंगे पर सिर झुकाएंगे नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह की हमारा उत्साह बढ़ाने का काम किया। कितने दिन रखेंगे? जितने दिन रहेंगे हम उतने दिन जेल में रहेंगे। मैं बाहर से निकल के आया, मैंने कभी चुनाव लड़ने के बारे में उस समय सोचा भी नहीं था। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमने साथ साथ छात्र राजनीति शुरू की। उन्होंने भोपाल में पढ़ाई की, मैं सागर में पढ़ता था। उसके बाद हम लोग जेल में बंद रहे। जेल से बाहर निकल के आए, वो भोपाल संभाग के संगठन मंत्री बनाए गए, मुझे रीवा संभाग का संगठन मंत्री बनाया गया। विद्यार्थी परिषद से वापस आने के बाद आदरणीय शिवराज जी सीधे राजनीति में चले गए। मेरा मन में राजनीति में जाने का विचार नहीं था। तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन सारे क्षेत्रों में काम करता रहा। 1996 में पार्टी ने मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा। उससे पहले 1995 में राज्यसभा की बात आई। मैंने कहा मैं बैकडोर एंट्री करके सदन में नहीं जाना चाहता।
पार्टी का अगर मुझे आदेश मिलेगा तो लोकतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास अर्जित करके और मैं सदन में जाना पसंद करूंगा। उसके बाद से लगातार 7 बार जीत के चला रहा, लेकिन मैंने कभी आज तक संगठन के सामने इस बात को नहीं रखा कि मैं इतना सीनियर हो गया, मुझे ये पद मिलना चाहिए कि मुझे दायित्व मिलना चाहिए। लेकिन संगठन हर चीज को देखता है। वो जब समय आता है तो आपसे कहा जाता है, उस समय आप घर भी बैठे होंगे, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं आपके सामने। आप घर भी बैठे होंगे, घर आपको संदेश आएगा, आपको बोला जाएगा कि आपको ये दायित्व आपको संभालना है या ये चुनाव आपको लड़ना है। साधारण कार्यकर्ता साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च सदन में 7 बार पहुंच जाता है, पहली बार में एमओएस बनाया जाता है, फिर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और उसके बाद फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। ये कार्यकर्ता का सम्मान होता है, कार्यकर्ता की उस कर्तव्य भावना का सम्मान होता है। जब मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया तो देश भर में कार्यकर्ताओं के मन में ये विश्वास पहुंचा, ये बात उनके मन में पहुंची कि सामान्य कार्यकर्ता भी अच्छे ढंग से अगर कार्य करता है तो उसको आगे बढ़ने के अवसर जितने भारतीय जनता पार्टी में है इतने कहीं नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं यहां से पार्षद नहीं हूं, मैं यहां से विधायक नहीं हूं, मैं यहां से सांसद नहीं हूं, मैं यहां से कोई प्रदेश का पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारधारा के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। हमारे परिवार में, हमारे संगठन में, हमारे जिले में पार्टी का कोई कार्यक्रम आया, कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच